तो DevOps जो है, जो रिक्वायरमेंट है बेसिक नेटवर्किंग और बेसिक लिनक्स, वो आपको आता ही होगा। और बाकी जो सेल स्क्रिप्टिंग का पार्ट, यदि सेल स्क्रिप्टिंग आपने नहीं किया तो नकुल सर से बोल के कर लो। ठीक है। और क्या कहते हैं, नेटवर्किंग और लिनक्स आपको आना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। बेसिक नेटवर्किंग और आपका लिनक्स बेसिक, और बेसिक जो आपके सेल स्क्रिप्टिंग पार्ट है, वो पूरा कवर होना चाहिए, तो ही आपको अंडरस्टैंड होगा। अब आते हैं डिवॉप्स के बारे में, डिस्कस करते हैं डिवॉप्स क्या है। डिवॉप्स बेसिकली एक मैथडोलॉजी है। क्या है? मैथडोलॉजी है दो टीम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक आपकी टीम है डेवलपमेंट और एक टीम आपकी क्या है, ऑपरेशनल, ऑपरेशन टीम है। दोनों टीमों को सिंक्रोनाइज मोड पे वर्क करवाने के लिए ही इस मैथडोलॉजी का इन्वेंशन किया गया है। इससे पहले जो मैथडोलॉजी फॉलो होता था इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए, वो था एजाइल। और उससे पहले की बात करें तो था वाटरफॉल। ठीक है। तो वो भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वाटरफॉल में क्या था, एजाइल में क्या था, और डिवॉप्स में अब क्या होता है। तो ये चीज पहले कंफ्यूजन दूर कर लेना कि ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या है, मैथडोलॉजी, एक मैथड है। इस मैथड के हेल्प से दो टीम को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिससे एप्लीकेशन का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। कम टाइम में चीजों डेवलप कर दोगे, डिप्लॉय कर दोगे, और आपका टाइम भी बच जाएगा, और कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो एरर है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है वो सब ऑटोमेटेड होता है। डिवॉप्स एक ऑटोमेशन प्रोसेस है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है। पहले आप उसको मैनुअली करोगे, बाद में उसको पाइपलाइन से क्या कर दोगे, उसको ऑटोमेट कर दोगे। मतलब एक बार आप पाइपलाइन क्रिएट करना है, उसके पाइपलाइन में आप डेटा को इंसर्ट कीजिए। मतलब जैसे ही वो डेवलपर कोई चेंजेस करता है, ऑटोमेटिक आपको आपके फ्रंट पेज में आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा, चेंजेस, जो भी चेंजेस वो करेगा। अब आते हैं पहले डिवॉप्स के बारे में थोड़ा सा। इसे मान लो कि गूगल में आपको सर्च कराइए डिवॉप्स कब आया, क्या हुआ। ठीक है। इसका वो दे रखा था, विकीपीडिया में जाइए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे नोट्स बनाने का तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। नोट जो बन सकता है वो सिर्फ बन सकता है डिमोन्स्ट्रेशन का। बाकी नोट्स आप बनाने लग गए तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब इसका। ठीक है। ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट क्या है कि हमें एज अ फ्रेशर कितना रिक्वायरमेंट है। एक चीज और भी है, एक रॉन्ग मिथ आपका दूर कर देता हूँ, इसमें फ्रेशर में कोई जॉब होती ही नहीं है। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल कोई जॉब नहीं। इसके लिए प्रायर पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिनक्स एडमिन या क्लाउड या आपका नेटवर्क या सर्वर, इन सब में आपका पहले से एक्सपीरियंस होना है, तो ही आप इसमें जॉब पा सकते हो। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है इसमें जॉब मिलने का। वो भी आज के मार्केट के हाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहोगे आपके न्यूज चैनल्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यूएस की वजह से। वो टैरिफ प्लान की बात करो, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। वो टैरिफ प्लान तो उनके बिजनेस के लिए हो गया। जॉब्स का ना होना एक अलग इशू होता है। जॉब्स का ना होना इसका मतलब कि इंडिया जो है, जो हमारा जैसे उसमें हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आज भी कंपनीज में जो काम हो रहा है, बहुत पुराने टूल्स में काम होता है। और जो मोस्टली जो 90% जो कस्टमर्स हैं सब बाहर के हैं। जितने भी आईटी कंपनीज हैं, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ के, बाहर के हैं। और उनको सॉल्यूशन चाहिए कैसा, एआई बेस्ड। उसको सॉल्यूशन चाहिए पूरा फुल्ली ऑटोमेशन, एआई के साथ सॉल्यूशन चाहिए। बट ऐसे हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है मार्केट में जो ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं। मतलब आपका क्या क्या, कंपनी के पास ही वो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो सोल्यूशन दे सके। तो वो प्रोजेक्ट्स नहीं देना चाहते इंडियन कंपनीज को। वो प्रोजेक्ट्स उन कंपनीज को देना चाहते हैं जिनके पास वो एआई के साथ इंटीग्रेटेड है, क्योंकि कंपनियों ने इतना फोकस किया नहीं। और आप किसी भी कंपनी के जाके रेवेन्यू में जाके देखिए, सबका लॉसेस आपको काफी परसेंटेज में दिख जाएगा। एक मिनट होल्ड करना यार, ये नो। इंट्रोडक्शन क्लास है, जो इन्होंने जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जैसे दो लोगों ने सही से ज्वाइन कर रखा है, विश्वजीत और सुधीर कुमार ने। जैसे अमित कुमार, अभिषेक रावत, इन्होंने रॉन्ग वे से ज्वाइन किया है।
तो आपको करना है कि आपका नेम और लास्ट में ना आपको अपना डुकेट का आईडी मेंशन करना है। यहाँ पे जाएंगे हाइफन करके जो भी आपका आईडी है वो मेंशन करो, जैसे कि आपके डुकेट का जो पे स्लिप मिला होगा, ठीक है, मतलब जो पे स्लिप मतलब जो आपका रिसिप्ट जो मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आईडी मेंशन करना जरूरी है। आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अपने होस्ट नेम में जाके इसको चेंज कर सकते हो। यदि अभी ठीक है, एक दो क्लास के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा यदि आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो। ओके सर, कर दें। ठीक है, मतलब अभी दो तीन क्लास के लिए आपको भी पता नहीं है तो आपने किया, ठीक है। बट आप ऐसा मेंशन कर लो, फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसे सुधीर कुमार करके दे रखा है, हाइफन करके उनका डुकेट का आईडी है। तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। ओके सर। क्लासरूम और जूम की लिंक्स आपको नीचे से ही मिलेगी, आपको मेरे से कोई भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि हम बस यही प्रॉब्लम, देखो 2030 के बाद तो किसी की बात जॉब नहीं होगी यदि उसको एआई पे इंटीग्रेट नहीं हुआ तो। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ भाई, आप लोग मजाक मजे मजे मत लो। एचसीएल ने कितना उसका लॉस हुआ मार्केट, या विप्रो विप्रो थोड़ा सा बेनिफिट में था, या आपका जो बाकी इन्फोसिस है, जो वो सभी कंपनी का मार्केट डाउन है बहुत। और सब मैन पावर को रिड्यूस कर रहे हैं, और वो ऐसे मैन पावर को चाह रहे हैं जिनका ऑटोमेशन एआई के बेस्ड हो। तो बस प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने टाइम के रहते हुए अपने मेथोडोलॉजी को चेंज नहीं किया, कंपनीज ने वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं किया। एम्प्लॉय को ट्रेन करने के मकसद में देखते हैं तो आज की डेट में कंपनीज में आपको आपका यूडमी इन सब के वो दे देते हैं पढ़ने के लिए। वहां पे पहले क्या ऐसा, पहले ऐसा नहीं था, हम लोग के टाइम में कल्चर ऐसा था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय वहीं पे ट्रेनिंग होती थी। मैं खुद भी, मैं टीसीएस में जाके बहुत सारी कंपनी में जाके खुद मैंने ट्रेनिंग दी है। तो वहीं पढ़ाते थे वो लोग, वो ट्रेन करते थे, मतलब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजीज आती थी उसके अकॉर्डिंग क्या प्लान रहेगा फ्यूचर में, कौन सा चीजें अपग्रेड होंगी, उसमें सब प्लानिंग बनता था। बट आज के डेट में ऐसा कुछ रह नहीं गया। आज के डेट में क्या होता है कि आपको वाउचर्स दे देते हैं कि आप यूडीमी में जाइए, आपको एक कोर्स वहां से जाके पढ़ लीजिए, या आप कुछ अच्छी कंपनियों में बोलती हैं आप पढ़ लो, आपका रिम्बर्समेंट करा देंगे। कुछ कंपनियां नहीं कराती हैं। तो बट उन पे हम डिपेंड रह के तो नहीं कर सकते, उनका तो कुछ ऐसा लॉस नहीं होना। वो चलो यहाँ से नहीं कहीं और से एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, या जो अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को उनको हायर कर लेंगे। क्योंकि आपके डेट में ना जो जैसे ये जो बीटेक में जो आपकी जो ब्रांचेस हैं वो भी एआई बेस्ड है, पता है आपको। सीएस में की सब ब्रांचेस है, देखा होगा, उसमें क्लाउड है, उसमें डेवॉप्स है, एआई मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, आपने देखा होगा। आज से मतलब 4-5 साल ऐसे कुछ नहीं था। आपका सिविल मैकेनिकल यही सब टॉप में होते थे। टॉप की ब्रांचेस तो ये थी हमारे टाइम पे। और अब की ट्रेन में जो टॉप में है वो सीएस और आईटी, बाकी को कोई पूछता नहीं है, बाकी खाली रहते हैं। पहले यही उल्टा था। तो अपने आप को अपग्रेड करो। अब ये है कि भाई इसमें जॉब लिया कैसे जाए, ये भी तो चैलेंजिंग है भाई। सोल्यूशन क्या है? अब हम यहाँ पे एडमिशन लिए तो कुछ तो सोच के लिया होगा यार, कुछ बनाएगा, गाइड किया होगा। अब तरीका आपके पास यही है कि आप ना अपने आप को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बनाइए डमी प्रोजेक्ट्स में। वो जो काम वहां पे होता है उस काम को डमी करके आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है, जितना वो लाइव पूरा प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब किसी कंपनी का पूरा कोई प्रोजेक्ट लेके पूरा कंप्लीट करते हैं, वो सारा काम आपको खुद ही आना चाहिए एक ही बंदे को। डेवॉप्स में, हाँ, चाहे वो गिट हो, वो चाहे एंसिबल हो, टेराफॉर्म हो, या डॉकर हो, कुबरनेटिस हो, पाइपलाइंस के कितने भी टूल्स हो, वो सबको आपको आने चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन टूल तो नॉलेज होना चाहिए। और वो जो मार्केट में काफी मार्केट से इनका ज्यादा है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई कंटेनर्स के जो पॉपुलर टूल है वो डॉकर है। ठीक है, मैं पाइपलाइन की बात करूँ तो पाइपलाइन में तो अभी तो बहुत हो गए हैं, पहले तो जेंकिंस ही था। अब बहुत से लोग जेंकिंस ही यूज करते हैं। यदि मैं किसी भी क्लाउड इंफ्रा के ऑटोमेशन की बात करूँ तो वहां पे सिर्फ टेराफॉर्म की बात आती है। इनबिल्ट टूल भी है क्लाउड में, मतलब एडब्ल्यूएस में आपका क्लाउड फॉर्मेशन है, और एजोर में एआरएम टेम्पलेट है। सभी क्लाउड के अपने खुद के ऑटोमेशन टूल हैं। बट टेराफॉर्म एक क्या है, आपका ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप एक ही टूल से किसी को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, किसी भी क्लाउड की इंफ्रा को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सोर्स कोड के लिए गिट, गिट लैब, बिट बकेट, ये सब यूज करते हो आप लोग। मतलब मेन पॉपुलर तो गिट ही है आपका। और पाइपलाइन हो गया मॉनिटरिंग के लिए ग्राफेना। ग्राफेना के साथ आपके जो लॉग एग्रीगेटर है, प्रोमथियस है, आपका लोकी है, ठीक है, उनके भी जो सब एजेंट्स हैं जैसे कि आपका इन्फ्लक्स डीबी है, मल्टीपल टूल्स और भी हैं। तो वो ग्राफेना सबसे टॉप में चल रहा है। इसके बाद बहुत सारे और भी हैं, क्लाउड वॉस से लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं, आपका नेजियोस भी करते हैं, मल्टीपल टूल्स लोग यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि अब ये साइकिल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन टूल्स को कवर करेंगे। पहले तो मुझे ये बता दो
इसमें से ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जिसका एजोर बेस्ड पे हो। देखो वैसे डेवॉप्स सेम ही है, बट इन क्लाउड के अपने खुद के इनबिल्ट टूल भी हैं। जैसे डॉकर एक एक नॉर्मल स्क्रैच, एक रूट टूल है, बट डॉकर का ही एक इनबिल्ट टूल बना दिया गया है कहां पे, एडब्ल्यूएस में, जिसको बोलते हैं ईसीएस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। या उसका जो रेपो होता है उसको बोलते हैं ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रिपोजिटरी। यदि मैं कंटेनर का इनबिल्ट टूल उसमें बात करूं, किसमें, एजोर में, तो वहां पे होता है आपका कंटेनर इंस्टांस। ठीक है। मतलब अभी क्या किया कि जितने क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड वेंडर्स हैं, इन्होंने जो डेवॉप्स के टूल्स थे उन्हीं को अपने उसमें इनबिल्ट कर दिया। ठीक है। तो इनबिल्ट करने का मतलब है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड किया आपको। मतलब चीजें आपको मैनेज न कर, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए, वर्कलोड कम हो जाए, बहुत चीजें आपको मैनेज ही ना करना पड़े। जैसे प्लेटफॉर्म सर्विसेज का यूज करने का मतलब क्या होता है, जैसे लैम्डा यूज करते हो आप, आरडीएस यूज करते हो, तो उसके लिए बैकएंड में आपको कोई स्ट्रेस लॉस नहीं करना पड़ा, उसका ऑटो स्केल नहीं करना पड़ता आपको, उसको लोड बैलेंस नहीं करना पड़ता, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ता, वो सब चीज ऑटो मैनेज्ड है। उसका इंफ्रा जितना पार्ट है वो सब ऑटो मैनेज्ड होता है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि ये गेट और क्लोज कर लो भाई। तो सभी क्लाउड ने अपने डिवाइस के सारे टूल इसमें इंटीग्रेट कर लिए। मतलब कि जैसे वहां सोर्स कोड के लिए गिट होता है, वैसे वहां पे कोड होता है। यहाँ पे डॉकर होता है, वहां पे ईसीएस होता है। यहाँ पे कुबरनेटिस है, वहां पे क्या ईकेएस है। सबका एक इनबिल्ट टूल है। तो डिवॉप्स ना तीन पार्ट में कैटेगराइज हो गया, पहले ये भी समझना, क्योंकि मे भी शायद आप लोग को आइडिया ना हो। मैं एक साइड लिखूंगा डेवॉप्स, ठीक है। मैंने एक साइड लिखा एडब्ल्यूएस डेवॉप्स, ठीक है। और एक साइड में लिख रहा हूं आपका एजोर डेवॉप्स, ठीक है। अब यहां पे डेवॉप्स मैंने लिखा, ठीक है। अब डेवॉप्स में जैसे मान लेते हैं कि जो सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स के सोर्स जो कोड होते हैं, जो डेवलप करते हैं, कोड फाइल्स बनाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए भाई एक टूल होता है आपका गिट। क्या होता है, सेम वहीं पे क्या होता है, यहाँ पे एडब्ल्यूएस कोड करके होता है, क्या होता है, वहां पे एजोर कोड करके होता है। मतलब ऐसे कोई टूल है, ठीक है। मतलब इनके खुद के इनबिल्ट टूल्स हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको कंटेनर क्रिएट करना है, क्योंकि आज की डेट में जो भी डिप्लॉयमेंट होता है वो कंटेनर में होता है। कंटेनर मतलब कि एक माइक्रो सर्विसेज। समझ आ रहा है माइक्रो सर्विसेज का मतलब? जैसे कि आप लोग अपना लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप ने, आप भले आईटी में काम करते हो, बट आज तक आपने उसका लैपटॉप का सिर्फ 30% यूटिलाइजेशन ही किया है। 70% वेस्ट है आपका। वेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने वन टाइम एक कॉस्ट लगा के आपने उस लैपटॉप को परचेज कर लिया, आपका हो गया वो। बट 70% ऐसे एप्लीकेशन आपके उसमें इंस्टॉल्ड है जिनका आप यूज नहीं कर रहे हो। बट सोचो वही क्लाउड में होता, रेंटेड लैपटॉप होता, जितना आप स्पेस यूज करते हो उतना आपको पे करना पड़ता, तो आप 70% बिल एक्स्ट्रा पे कर रहे होते। तो उसके लिए बनाया गया कि आप ऐसे सर्वर्स बनाइए जिसमें सिर्फ वही चीज हो जितना नीड है किसी भी एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए। बाकी कुछ भी नहीं। जैसे मान लो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए आपको बाइनरी फाइल, कर्नल, सेल प्रोग्राम, यही सब चाहिए, तीन चार चीजें हैं, उससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएगा। बाकी कुछ नहीं। मतलब कि जब आप वीएम वेयर पे लिनक्स इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस वीएम का जो उस उस जो रेड हैट को इंस्टॉल कर रहे थे, रेड हैट का जो आइसोमेस का फाइल का साइज था वो 8 GB का अप्रोक्सीमेट था। आपने किया होगा मे बी लिनक्स पढ़ने के लिए, बेसिक लिनक्स में 8 GB। यदि आप वही सेम चीज आप जब डॉकर में इमेज पुल करोगे तो वो इमेज होगा 77 से लेके 200 MB की उसमें। कहाँ पे 77 MB और कहाँ पे 8 GB, एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे माइक्रो साइज के वीएम्स लेते हैं, जितना हमें नीड है उतना ही मशीन बनाएंगे। वहां पे ना तो वीम कमांड होता है, कोई कमांड होता ही नहीं है। आपको सारे टूल्स डालने पड़ेंगे। आपको कोई फाइल एडिट करना लिनक्स में तो विम डालो, विम इंस्टॉल करो, पैकेज मैनेजर का यूज करके, यम का यूज करके, एपीटी का यूज करके, तब वो इंस्टॉल हो जाएगा। ना तो डॉकर के लिए कंटेनर्स की, कंटेनर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ डॉकर है, वहां पे एडब्ल्यूएस में क्या है आपका, ईसीएस, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। और यहाँ पे क्या है, कंटेनर इंस्टेंस बोलते हैं आप, क्योंकि सेम नेम यूज नहीं कर सकते वो लोग, कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, कंटेनर्स को रन करने के लिए, कंटेनर भी, कंटेनर एक सर्वर है, क्या है,
मतलब एक वर्चुअलाइजेशन टूल है जिसमें आप सर्वर्स क्रिएट करोगे, वर्चुअल सर्वर। इस कंटेनर इंजन को ऑटोमेट करने के लिए, जो कंटेनर है उनकी लोड बैलेंसिंग, उनकी ऑटो स्केलिंग, वो ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं कुबरनेटिस। कुबरनेटिस को बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब कि ऑटो कंप्यूटिंग, मतलब जो कंटेनर उनको फुल्ली ऑटोमेट कर दो, वो किससे? कुबरनेटिस से। कुबरनेटिस को यहाँ पे जो बोलते हैं वो होता है आपका EKS। और यहाँ पे क्या होता है जो डेवऑप्स में, यहाँ पे आपको होता है AKS, इलास्टिक कंटेनर कुबरनेटिस सर्विस, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। और यहाँ पे क्या होता है? एजोर कुबरनेटिस सर्विस। तो अभी समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे यहाँ पाइपलाइन के लिए जो होता है वो आपका क्या है? जेंकिंस। यहाँ पे क्या होता है? AWS पाइपलाइन। यहाँ पे आपका क्या होता है? एजोर पाइपलाइन। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको डेवऑप्स पढ़ाऊंगा और साथ साथ में आपका इनका भी ओवरव्यू दे दूंगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट सब सेम, ऐसा नहीं कि वहां पे EKS में कोई डिफरेंट कमांड चलेगी। हाँ, उसको वहां पे क्लस्टर बनाने का तरीका अलग है। स्क्रैच बनाने का, स्क्रैच में क्या करना है कि आप इनिशियल से करोगे, आप इंस्टेंस लॉन्च करोगे, उसमें सेल स्क्रिप्ट उसको कॉन्फ़िगर करोगे, वो सब एक एक काम आपको खुद करना पड़ेगा। बट EKS और AKS में बहुत सारी चीजें वो करके दे देंगे। बस क्लस्टर बनाने का डिफरेंशिएशन है, बाकी सब सेम है, बाद में कमांड वही चलनी है। तो उसके अंदर जो टॉपिक है उनका कॉन्सेप्ट सब सेम है, चाहे वो डॉकर हो, कुबरनेटिस हो, चाहे जेंकिंस हो, पाइपलाइन है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। बट वहां पे पाइपलाइन के लिए टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो मेथड हर जगह डिफरेंट है आपको। तो ये चीज समझ में आ रहा है मतलब? तो मैं जो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ डेवॉप्स स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? डेवॉप्स। अब में भी आपको हो सकता है कि आपकी कंपनी में हो सकता है कि वो इनबिल्ट टूल यूज कर रहे हैं, जैसे EKS यूज कर रहे हैं कुबरनेटिस के लिए। तो उस केस में मैं उसका भी आइडिया दूंगा कि कहां तक वो सिमिलर, कहां तक डिफरेंस है। वो उतना मैं करा दूंगा, बाकी का आप आगे सेम वही रहेगा जो आपका, जो ये आपका बेसिक डिवॉप्स में होता है। ठीक है, मतलब कि रूट, ये रूट बोल सकते हो इसको, या आप स्क्रैच डिवॉप्स बोल सकते हो, स्क्रैच। ये फ्रॉम द स्क्रैच होता है एकदम। तो हम स्क्रैच से करेंगे, गिट पढ़ेंगे, डॉकर पढ़ेंगे, कुबरनेटिस, जेंकिंस, एंसिबल, ये सारे टूल्स कवर करेंगे। और ऐसे करके हम यहाँ पे कन्फिगर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका टेराफॉर्म, इसमें ये भी बताता हूँ कि किन टूल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। टेराफॉर्म, और यहाँ पे क्या होता है आपका? क्लाउड फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या आपका होता है? ARM टेम्पलेट। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये भी अब मतलब ये ऐसा जरूरी है आपको इसमें भी काम करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा। तो इसमें से मुझे ये बताओ कि किनका, भाई बहुत लोग मास्टर डेवऑप्स के, उनको तो दोनों चीज आनी चाहिए। जो लोग मास्टर डेवऑप्स के लिए रखे हैं तो उनको सारी चीज सिखा दी जाएंगी। ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ ओनली डेवऑप्स पढ़ने के लिए आए हैं, जिनका पहले बैक में कोई AWS डेवऑप्स, ऐसे उन्होंने सिर्फ लिनक्स का कोर्स लिया हो, AWS का लिया हो, फिर उसके बाद डेवऑप्स, ऐसे कुछ लोग हैं? मास्टर डेवऑप्स को छोड़ के सब मास्टर डेवऑप्स हो? सर हमारा लिनक्स और AWS और डेवॉप्स है। अच्छा अच्छा। तो फिर जिनका लिनक्स AWS डेवऑप्स है तो उनको मैं स्क्रैच डेवऑप्स सिखाऊंगा, AWS डेवऑप्स सिखाऊंगा। जिनका मास्टर डेवऑप्स है मैं उनको तीनों सिखाऊंगा, डेवऑप्स, AWS डेवऑप्स और एजोर डेवऑप्स। तो इसमें टाइम टेकिंग है वो, मतलब ऐसा नहीं कि इजिली मतलब हो जाएगा। मैं रोड मैप बना दूंगा, आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले कंपैरिजन समझ में आ गया आपको कि वही सेम काम करने के यहाँ पे कुछ और टूल है, वहां पे कुछ और टूल है, बट सबका जो बैकग्राउंड में जो मैथोडोलॉजी है, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं, पहले तो डेवॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेना। देखो आप लोग, इंडिया में जो इसका मार्केट आया वो कोविड के बाद आया, बहुत कोविड से पहले भी था, 2 साल पहले रहा है, बट उसको जो बहुत बूस्ट हुआ वो कब आया? कोविड के बाद। ये शायद आप भी लोग इससे पहले जानते भी नहीं होंगे डेवॉप्स क्या है, मे बी सुना था कोविड से पहले। नहीं बताओ, आप ही लोग बताओ, मुझे क्या पता। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 18 में नाम इसका सुना था आपने? नो सर। बट इस इन सब मैथोडोलॉजी को फॉरेन कंट्रीज ने, US और जापानीज, इन सब लोगों ने बहुत पहले इसको अडॉप्ट कर लिया था। हाँ, ये होता है कि वहां से टेक्नोलॉजी आने में बहुत टाइम लगता है हम लोग का, इंडिया तक। तो और यही एक प्रॉब्लम है जो कंपनीज को जो फेस करना पड़ रहा है,
कि वो इसलिए लोगों को बेंचमार्क मतलब बैकग्राउंड में रखते हैं या उसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं। आप लोग को ये फेस करते होगे ना कि प्रोजेक्ट मान लो नहीं है तो आपको होल्ड में डाल दिया, ऐसा होता है आप लोग के साथ। तो उसका रीजन ये होता है ना, क्योंकि भाई वो चाहते हैं सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन चाहते हैं आज की डेट में। और इतना बूस्ट हो गया, इतनी जल्दी चीजें चेंज हो गई कि एम्प्लॉय अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, और कंपनी ने उनको कोई वे भी नहीं दिखाया कि ऐसे अपने आप को अपग्रेड करो। ये था कि भाई आपने कहीं से सुना कि डेवॉप्स करने से थोड़ा आगे डेवॉप्स की नीड है, तो आपने खुद से सोचा, या कंपनी में आपने किसी से सुना, तो चीजों को आप कर गए, या इसका मार्केट बहुत अच्छा है, या इसकी जॉब्स अच्छे हैं, इसकी सैलरी अच्छी है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने इसको कर लिया। तो जो इन्होंने फर्स्ट जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2009 में हुआ था, ठीक है। बट देखा जाए तो मेनली जो आया 2014 में, डेवॉप्स का जो मेनली यूज होना शुरू हुआ, फॉरेन कंट्री की भी बात करूं वो भी 2014 में। और फिर 14 के बाद जो मेनली जो, यदि सही से देखा जाए, क्योंकि 2014 में ही टेराफॉर्म भी आया था, उसका भी कोई उस वो कंपनी ना पूरा लॉस में थी, उसका टूल कोई यूज ही नहीं कर रहा था। बट आज की डेट में ये हाल है कि ऐसा कोई भी कंपनी है जो बिना टेराफॉर्म के चलती हो, ये तो क्लाउड यूज कर रहा है, तो क्लाउड डेवऑप्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा टूल है कि एक ही टूल सीखने से आप किसी को भी ऑटोमेट कर सकते हो, किसी भी क्लाउड के इंफ्रा को आप कोड से मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाकर आपको हिस्ट्री पार्ट मिल जाएगा, इसके बारे में क्या चीजें हैं वो आप इजिली कर सकते हो। तो अब आते हैं यहाँ पे डेवॉप्स के साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ इंट्रो की क्लासेस रहेंगी। तो पहले तो ये समझ लो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस वही है, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ही, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, उसको डेवलप करना, और डेवलप करने के बाद उसको लाइव कर देना, होस्ट कर देना, काम यही है इसका। बट काम करने का तरीका अलग है, बट यही काम हम उससे भी करते थे, क्या कहते हैं, एजाइल से भी करते थे, वाटरफॉल से भी यही करते थे। स्प्रिंट आपके मल्टीपल है। ये जो मैं यहाँ पे इमेज कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना वैसा कैसे आता है भाई। अच्छा, मान लो किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट करते हो, गए प्रोजेक्ट में कोई प्लानिंग होती है पहले, मतलब वो कितने, उस प्रोजेक्ट में कितने मेंबर्स होंगे। अच्छा, आप मान लो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें पहले ये डिसाइड होता है ना, डेवलपर्स कितने होंगे, उसमें टेस्टिंग वाले बंदे कितने होंगे, मॉनिटरिंग वाले बंदे कितने होंगे, या डेवॉप्स वाले कितने बंदे होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा हो, डेवॉप्स का जो साइकिल स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। आपको दो रिंग दिख रहे होंगे, एक डैब और एक ऑप्स। डैब को बोलते हैं सीआई, और ऑप्स को क्या बोलते हैं, सीडी। इसके बारे में बहुत सुना होगा, सीसीडी पाइपलाइन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लान। यहां से स्टार्ट होता है आपका डेवऑप्स। पहले आप प्लानिंग करो। अच्छा, प्लानिंग के लिए कोई टूल यूज करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्लानर आता है, या जूम में, या व्हाट्सएप में प्लानिंग बन जाती है। बहुत सारे कंपनी लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बना के कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा होता है। या गूगल मीट या बहुत से जूम, इनके थ्रू भी मीटिंग्स करके या चैट में करके कहीं ना कहीं पूरा प्लान कर लेते हैं। और मैं भी बोल रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करते हो, टू डू में है, प्रोग्रेस में है, या आपका डन हो गया, ये कैसे करते हो आप लोग। जीरा पे होती है। तो जीरा के थ्रू, कि भाई प्रोग्रेस, अभी जो प्रोजेक्ट है वो अभी रनिंग में है, मतलब प्रोग्रेस में चल रहा है। कई स्टेट हो ना, टू डू, प्रोग्रेस एंड डन, ऐसे करके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। और फिर उसको आप वहां पे, वो या तो ऑटोमेटिक सेंस कर लेते हो तो उस स्टेज में आ जाता है, या उसको मैनुअली आप वहां पे सेट कर देते हो, तो उससे हम ट्रैक कर लेते हैं प्रोजेक्ट आपका किस स्टेट में है। तो उनका भी यूज आप प्लानिंग में कर सकते हो। वैसे आज की प्लानिंग के टाइम में तो कोई ऐसा कोई टूल यूज करता नहीं है, वो तो चलो मतलब गिट में भी हो जाता है। गिट में भी आप ट्रैक कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करते हैं। और हाँ, गिट में बेटर वे से हो जाता है, गिट या गिट लैब इन सब में ऑप्शन रहता है। तो पहले वाले प्लान का मतलब ये है कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है,
उसमें करना क्या है, वो किसी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है, डेटाबेस का है, या मतलब कि उसको डिप्लॉय करना जो भी है। तो पहले आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे कि आपका रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, ठीक है, कितने टीम मेंबर्स होंगे, कितने डेवलपर्स होंगे, कितने आपके टेस्टिंग इंजीनियर्स, कितने मॉनिटरिंग के बंदे होंगे, कितने डेवऑप्स के बंदे होंगे, क्लाउड के कितने बंदे होंगे, या नेटवर्क्स के कितने बंदे होंगे। तब पूरा एक टीम, एक कंप्लीट टीम बन जाएगा। और फिर आपका एक टीम लीडर भी होगा। आपके भी कंपनी में ऐसा ही होता होगा। तो पहले प्लान करो, प्लान करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, कोड। अच्छा, कोड वर्ड से आपको अभी तक क्या लग रहा है कि जो आपको आप कोड दिख रहा है उसका मतलब क्या है? नहीं तो करना क्या है आपको? आप, ये है तो डेवऑप्स का ही पार्ट ना। मतलब इस कोड वर्ड में आपको क्या करना है? आप लोग तो डेवलपर नहीं हो ना। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डेवलपर भी हो, और आप बोलो कि हम ही डेवलप करेंगे और हम ही डिप्लॉय करेंगे, दोनों टीम में रहेंगे। वो उसके लिए बहुत बेटर रहता है। और ऐसा कोई नहीं कि पहली बार हो रहा है, मतलब आज से 3 साल पहले भी टीसीएस ने सब चीजें करते थे। टीसीएस में जाके मैंने ट्रेनिंग दी और वो डेवलपर थे, वो डेवऑप्स सीख लिया उनका, क्योंकि टीसीएस में जो इंक्रीमेंट होता है बहुत स्लो होता है। उन्होंने बोला कि आप डेवऑप्स सीख लो, आप, हमें मैन पावर कम चाहिए, हम आप सैलरी इंक्रीज कर देंगे। आज से 3 साल पहले की बात है। तो ये मुझे बताओ कि कोड में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको क्या करना होगा, जो आपको भी लग रहा है आपके आइडिया से। वैसे ये काम डेवलपर ही कर देता है। ये जो जो ये काम ना, ऐसे तो ना कि पुश करने के लिए आपको बुलाएगा। देखिए, अगर कुछ प्रोजेक्ट में ब्रांचेस वाइज चल रहा है तो उसको मर्ज करना, ये हाँ, ये जैसे मान लो, ये बिल्कुल सही। मतलब कि गिट में पुल पुश ये और कोड को कमिट करना, ये काम तो डेवलपर को भी आता है। बट मैं गिट में एडवांस की बात करूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे ये उन्होंने बोला कि मल्टीपल ब्रांचेस में वर्क चल रहा है, बाद में इन सबको मर्ज करना है या उनको रीबेस करना है, तो ये काम आपका एज ए डेवलपर आपका काम रहेगा। या गिट में आपको भी पॉलिसी लगाना है, गिट हुक्स, कि जब डेवलपर कुछ भी करे, ऐसा ना कोई गलती से रॉन्ग कोड फाइल को कमिट कर दे। तो मैंने एक पॉलिसी लगा दिया कि भाई ना, यदि पाइथन का बना रहा है तो डॉट पीवाई वाला ही फाइल से, यदि डॉट पीवाई फाइल है तो ही कमिट होगा, यदि डॉट जेसॉन हो गया तो वो कमिट नहीं होगा। यदि मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो गिट में एक होता है गिट हुक्स, आप उसके थ्रू पहले से ही प्री कमिट या प्री पुश इन सब में पॉलिसी लगा सकते हो कि क्या होगा। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कोड में आपका ये काम है कि डेवलपर को आपको हेल्प करना है, उसको पुश भी करना आना है, तो भी आप ही हेल्प करोगे उसको। ऐसा नहीं कि मतलब उसको, मतलब हो सकता है कि भाई कोई बेसिक, मतलब उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर वो पहले विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहा हो, उससे पहले उसने काम ही नहीं किया हो गिट में, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको एक्सप्लेन करो ऐसे वर्क चलता है इसमें, या आप करके दो उसको। तो गिट का जितना भी अच्छा वो बेसिक ऑपरेशन हो, मेनली हम उसको जो हेल्प करते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को ये सिखाया जाता है गिट टूल। इसकी जो बेसिक चीजें होती है वो सब सिखा दी जाती है उसको। आप यहाँ पे यदि किसी भी पाइथन का कोर्स करोगे तो आपको गिट का नॉलेज दिया जाएगा, यहाँ पे जावा का कोर्स करोगे सबका, ये सब जगह ये होता है। तो डेवलपर को गिट का बेसिक आइडिया होता है। तो ये आपका एक मतलब कि एससीएम है, सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको वर्जनिंग कैसे करना है, ये सब काम आपका डेवऑप्स इंजीनियर आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है बिल्ड। बिल्ड करने से क्या समझते हो? बिल्ड करने का मतलब क्या है? ठीक है, डेवलपर ने, अच्छा, एक डेवलपर पूरे एप्लीकेशन को डेवलप कर देगा? पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, मतलब ऐसा होता नहीं है। रिसोर्स लेकर के जितने डेवलपर डन किए हैं। तो मुझे बताओ ना कि मतलब सभी, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे मान लेते हैं कि हम मिंत्रा ले लेते हैं। तो मिंत्रा में क्या होता है कि एक लॉगिन पेज है, फिर आपको प्रोडक्ट कैटलिस्ट दिखता है, फिर कार्ड है, फिर पेमेंट वाला ऑप्शन। मान लेते हैं कि हमने उस मिंत्रा एप्लीकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आपका किसका है? लॉगिन। लॉगिन पेज को डिजाइन कोई और कर रहा है, मतलब कि 2 डेवलपर हमने लगा दिए लॉगिन पेज पे, 2 डेवलपर हमने लगा दिया प्रोडक्ट कैटलिस्ट को करने के लिए, दो हमने या एक बंदे को लगा दिया कार्ट, जहाँ पे कार्ड पे ऐड करते हो। क्योंकि सबके डीबी अलग होते हैं, पता है आपको? डीबी के टाइप पड़े, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, और फिर नॉन रिलेशनल में भी डॉक्यूमेंट है, ग्राफ डेटाबेस है, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लगा दोगे आप। तो वो डिपेंड करता है कि भाई जैसे कार्ड है तो कार्ड में कौन सा डेटाबेस होगा, रिलेशनल या नॉन रिलेशनल। अब सोच लो, आप लोग बताओगा ना। अच्छा, रिलेशनल मतलब समझ में आता है वो किसको रिलेशनल बोलते हैं?
रिलेशनल उसको बोलते हैं जिसमें एक टेबल का अंडर दूसरे टेबल से रिलेट करता हो। जैसे कि मान लो आपने मोबाइल सर्च किया, आपने सर्च किया एप्पल का, आपको सिमिलर दिखाता ना प्रोडक्ट्स, कि भाई आप ना इसके सिमिलर ये भी ले सकते हो, नथिंग का ले लो, आप सैमसंग का ये S25 भी ले लो, ये भी उसके सिमिलर ही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आई एप्पल वाले का डीबी है, जो डेटा स्टोरेज टेबल में, वो उसकी कुछ वैल्यू मैच कर रही है किसी दूसरे टेबल से, तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब जो कार्ड में ऐसा होता है क्या, चीजें रिलेट करती हैं क्या, वह यूनिक होता है। आप सोचिए ना, वह यूनिक होता है, तो यूनिक का मतलब नॉन रिलेशनल है। समझ में आ रहा है बात को? अब नॉन रिलेशनल में बहुत सारे कैटेगरी है। आप आईपीएल देख रहे हो, आज की डेट में आईपीएल देखते हो, ग्राफ बन के आता है पहले, पूरा उसमें बॉल्स बने होते हैं जहां विकेट गिरते हैं, उसको ग्राफ डेटाबेस बोलते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेस का। एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे डेटाबेस यूज हो सकते हैं, बट वो हमारा पार्ट नहीं है। बट मैं आपको कनेक्टिविटी सिखाऊंगा, कनेक्ट कैसे करते हैं, डेटाबेस पढ़ाऊंगा नहीं, कि मैं आपको माई सीक्वल या MS सीक्वल, पोस्टग्रे या ओरेकल, ये सब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो वो मेरा पार्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, उन सभी डेवलपर्स ने मिलके अपने अपने पेज डिजाइन कर दिए, फिर क्या होता है, उसको कंबाइन कैसे करते हो, उससे एक एप्लीकेशन कैसे बनेगा? हाँ, तो वही तो मैं भी पूछ रहा था, तो आप पहले आंसर नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी डेवलपर्स ने अलग अलग पेज, एक ने बनाया लॉगिन पेज, एक ने प्रोडक्ट कैटालिस्ट, और एक ने बनाया आपका कार्ट, और एक ने बनाया आपका पेमेंट। तो ये चारों पेज को अलग अलग डेवलपर ने बनाया, इसको कंबाइन कर दोगे तब, हम तो मिंत्रा ही जानते हैं, मान लो आप नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो उसको तो यही पता है कि ना ये एक ही एप्लीकेशन है। यहां तक ये भी होता है कि अलग अलग एक ही, ये जो लॉग आज की डेट में पता है क्या हो रहा है, आज की डेट में जो एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए अलग अलग, एक एप्लीकेशन को 4 माइक्रो एप्लीकेशन में उनको कई पार्ट में डिवाइड कर दो। लॉगिन पेज अलग कंटेनर में चलेगा, प्रोडक्ट लिस्ट अलग पेज में चलेगा, और उसको अलग चलेगा। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कोई सेल है या कोई ऐसा रश टाइम है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उसमें ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाए। भाई वो तो चाहे, क्योंकि डे टू डे तो यूजर बढ़ ही रहे हैं उनके, ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है, तो उनको तो सोल्यूशन चाहिए ना। ऐसा तो ना कि जो ट्रेडिशनल वे में उन्होंने जैसा डिप्लॉय कर रखा था उसको आज भी कर रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं, आज से 1 साल पहले जो IRCTC ऐप था, IRCTC को कौन मैनेज करता है? सीडैक, इंडियन गवर्नमेंट जो कंपनी है, निक या सीडैक, ये सब मैनेज करते हैं जो गवर्नमेंट वेबसाइट से एप्लीकेशन होते हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, ये सब जो भी होता है। तो अभी आपके यहीं के मतलब एक एलुमनाई है, मतलब यहीं के जो है, वो उस पर काम करते हैं, IRCTC की पाइपलाइन को वही मैनेज करते हैं। तो पहले वो डिफरेंट था, डिफरेंट वे से डिप्लॉयड था, अभी उसको डिफरेंट वे से किया जा रहा है, क्योंकि भाई वो प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब टिकट में क्या होता है भाई कि आपको बुक नहीं हो रहा, तत्काल में भी बुक नहीं हो रहा है, इंस्टेंट वो हो जाता है, तो कहने उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट भी तो सोचता होगा ना, बट भाई वो थोड़ा लेट सोचते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, बट कर तो रहे, करना तो उनको भी पड़ेगा एक टाइम पे आके, जब आती हो जाएगी तो गवर्नमेंट तभी समझ में आता है। तो भाई बिल्ड का मतलब क्या है कि एप्लीकेशंस को, सभी पेज को मर्ज करके एक एप्लीकेशन रेडी कर देना, उसको क्या बोलते हैं? बिल्ड। और बिल्ड में, अच्छा आर्टिफैक्ट सुना है? आर्टिफैक्ट किसको बोलते हैं? और जब किसी टास्क को, एक ब्रांच को जब मर्ज करते हैं पेरेंट ब्रांच में, उससे पहले हम क्या क्या चीजें हैं, डेटाबेस क्या है, कितने सारे चेंजेस है, वो लिस्ट आउट करके हम मेल करते हैं। अच्छा, और पर इतना ही होता है। तो इतना ही पता है, चलो कोई नहीं, आप जेनकिंस में सीख जाओगे क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। तो मैं अभी के लिए इतना बताता हूँ कि जैसे ना, आर्टिफैक्ट से हम, आपने कभी, अच्छा ये भी होता है जब मान लो कोई भी सर्वर में एप्लीकेशन होस्ट करते हो, तो पता है कि वो सर्वर सपोर्ट कर रहा है उस फाइल को, नहीं कर रहा है उस एक्सटेंशन को, तो वो भी हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जावा में आपने किसी एप्लीकेशन को डेवलप किया, तो जावा में बेसिकली जो एक्सटेंशन मिलता है वो डाट जार करके वो रहता है, जब वहां पे बिल्ड करते हो, तो मिलनी क्या होता है, मान लो जावा की जितनी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है वो टॉमकैट वे करते हैं, और टॉमकैट में जो सपोर्ट करता है डॉट वार सपोर्ट करता है, तो डॉट जार को आप डॉट वार में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। तो उस केस में भी कहने के आर्टिफैक्ट्स का यूज आता है, ठीक है, वहां पे भी करते हैं। बट अभी के लिए आप यही समझ लो, सुनो, अच्छा सिलेनियम से आप करते क्या हो? टेस्टिंग करते हो ना, जीरा सिलेनियम। तो चलो, बिल्ड का मतलब क्या हुआ कि आप जो कोड बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे, उन कोड को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बना देना है, इसको क्या बोलते हैं?
बिल्ड। टेस्ट किसको बोलेंगे? आप टेस्टिंग कैसे करते हो कि मान लो एप्लीकेशन बन गया तो डेवलपर अपनी साइड से टेस्टिंग करता है, वैसे टेस्टिंग वाले बंदे अलग होते हैं सर, मेरे ख्याल से प्रोफाइल अलग होता है। मैं यहाँ पे आपको टेस्टिंग बिल्कुल भी सिखाने वाला नहीं हूँ, वो हमारा डेवलप्स का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिंग में क्या करते हो आप लोग? मुझे वैसे टेस्टिंग में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, हम जेंकिंस में ही जो होता है वो पहले स्टेज में टेस्ट कर लेते हैं, बाकी मैं सेलेनियम जीरा का पार्ट बिल्कुल मुझे नहीं आता। फील्ड कॉपी करते हैं, अपने कमिट मारते हैं लोकल की में, हाँ, जो भी है, और उसके हम टेस्ट करते हैं, जो अपना मतलब टेस्ट जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप किया तो उसको टेस्ट कैसे करते हो, वो चलेगा या नहीं चलेगा? टेस्ट केसेस बनाते हैं, सिनेरियो बेस्ड, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या सिनेरियो क्या रहता है, वो जिस प्लेटफॉर्म में रन करना है प्लेटफॉर्म टेस्टिंग भी होती है, कंपेटिटिव टेस्टिंग होती है, वो अलग अलग टेस्टिंग कर अलग रहे हैं। अलग टेस्टिंग। जैसे किसी को लैंडिंग पेज की टेस्टिंग करनी है, हाँ ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो का पासवर्ड कर डालेगा, गूगल करेगा, फेसबुक करेगा, वो सारी चीजें टेस्ट करेगा, लैंडिंग पेज पे टोटली अवेलेबल। ईमेल आईडी, स्पेशल एड्रेस, अलग अलग मतलब समझ गया, मतलब ये आप टेस्टिंग में करते हो, ये सब किस टूल से करते हो आप? ये तो हम सेलेनियम से भी कर सकते हैं, वो टेस्ट केसेस सारी लिख के एक हाँ। बार में और सारी स्क्रिप्ट रन कर दिया मैं अपनी लैंडिंग पेज के लिए, अच्छा, वहां पे जाके आपका टेस्ट हो जाएगा। तो बता देगा कि कौन सा टेस्ट केस पास है, मतलब कि समझ गया। तो एक्चुअली वही आप लोग को यहाँ पे करना होता है टेस्ट स्टेज में, बट ये हमारा पार्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने टेस्टर में हम डिप्लॉय से पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब हम टेस्टिंग करेंगे वो ये टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये जो एप्लीकेशन बना है ये उस कंटेनर में चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं समझ बात को? मैंने अभी बता रहा था कि भाई अब मान लो कि मैं .rp वाली फाइल इंस्टॉल करूंगा विंडोज में, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। विंडो के लिए .exe या .msi दो ही एक्सटेंशन फाइल्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे, बाकी तो रन नहीं होगा यहाँ पे। तो वही मतलब है कि जो एप्लीकेशन बनाया गया है वो उस कंटेनर में चलेगा नहीं चलेगा, ये काम हमारा एज ए डेवऑप्स है। हमारा ये काम नहीं कोड को टेस्ट करना, वो एप्लीकेशन को टेस्ट करना हमारा काम नहीं है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे जो आपको जो टेस्ट दिख रहा है उसका मतलब ये है कि वो जो एप्लीकेशन बनाया गया वो एप्लीकेशन वहां पर डिप्लॉय होगा या नहीं होगा। डिप्लॉय करने से पहले आपको क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चीज उसमें ऐड करो, जिसको क्या करते हैं डॉकर फाइल से करते हैं। किससे करते हैं? जैसे मान लो कि पाइथन की फाइल को रन करना है, मुझे क्या चाहिए भाई? पाइथन की जितने जैसे पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी होगा, जो मतलब एक प्री रिक्वायरमेंट टू डिप्लॉय एनी एप्लीकेशन ऑन द डॉकर। आपको डॉकर में कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कंटेनर में रन करने के लिए आपको जो भी प्री रिक्वायरमेंट नीड है वो सब वहां पे क्या कर दो, आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। वो डॉकर फाइल से हम लोग कर लेते हैं, वो आपको हम सिखाएंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो टेस्ट कर देंगे, टेस्ट करने के बाद जो है ये टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद यहाँ पे एक पोर्शन आ रहा है रिलीज। आप ये भी समझना इस साइकिल में, डेवऑप्स के साइकिल में 2 पॉइंट मिड में है। एक जब प्लानिंग बनती है ना, तो जब प्लान बनाते हैं तो दोनों टीम के बंदे बैठते हैं, चाहे वो डेवलपर हो चाहे ऑपरेशनल टीम के हो। नहीं तो जब प्लान बनाओगे किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए तो दोनों लोग समझेंगे भाई, वो डिप्लॉयमेंट वो ऑपरेशनल टीम वाला बंदा देखेगा तो इसको ये लोग डेवलप किस में कर रहे हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेनर्स को क्या करें, रेडी करें, ठीक है। और वो ऑपरेशनल टीम से पूछेंगे भाई किस वर्जन का आप कर रहे हो, क्योंकि मान लो भाई मुझे कोई नोड.जेएस की साइट कोई भी है, कोई एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर वर्जन में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जहां पे हमें डिप्लॉय करना है जिस प्लेटफॉर्म में, तो उस प्लेटफॉर्म का वर्जन क्या है, और जो आप क्या कहते हैं जो डेवलप कर रहे हो उसके लिए लैंग्वेज का कौन सा वर्जन सिलेक्ट करो। जैसे पैथन में 3.4, 3.5, 9, 12, 11 करके आ गया बहुत सारे, तो ये भी मैटर करता है आपका। समझ में आएगा बात को? तो ये सब चीजें चेक करना, तो ये सब ना प्लानिंग में टाइम में ही हम डिसाइड कर लेते हो। ऐसा ना बाद में पूरा बन जाए फिर आपको फिर से क्रिएट करना पड़ जाए, और ऐसा भी हो कि बाद में इसमें चेंजेस भी मतलब अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो मिड में आपको 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक आपको प्लान और रिलीज, ये दोनों मिड पे है। ये मिड में इसलिए है, ये दोनों के कंबाइंड होके ही ये चीजें सजेशंस होती हैं। अब प्लान बनेगा दोनों टीम को कनेक्ट करके जब रिलीज किया जाएगा, रिलीज करने का मतलब है कि डेवलपमेंट टीम ऑपरेशन को क्या करेगा, वो एप्लीकेशन हैंड ओवर कर देगा, भाई आप ये मेरे साइड से रेडी है, आप इसको क्या कर दो। अब ऐसा नहीं कि उनके बीच में कनेक्टिविटी खत्म हो गई। पहले ऐसा होता था वाटरफॉल एजाइल में कि भाई, वो मेनली वाटरफॉल में ऐसा था कि डेवलपर ने डेवलप कर दिया, आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। यदि मान लो मुझे काम करने का मन नहीं है, प्रोजेक्ट को डिले करना है, कुछ ऐसा कुछ है, तो क्या होते हैं भाई कि जो ऑपरेट डेवलपमेंट टीम है वो ब्लेम कर रही है किसको, ऑपरेशनल टीम को। भाई नहीं, मेरे साइड से बिल्कुल ओके है,
आप अपने साइड देखिए, आपका प्लेटफॉर्म आपका कि नहीं हमने सही नहीं बनाया, फिर बाद में देखते हैं कि नहीं वो कोड में ही प्रॉब्लम था। तो ऐसे करके वो कुछ दिन टाइम पास कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था डेवऑप्स का आने का, कि एक्सक्यूजेस ना हो, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट का भी तो एक डेडलाइन होता है ना, कि इस डेडलाइन तक उसको हैंडओवर करना है कंपनी को, उनको रिलीज करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी को बंद भी करा सकती है वो, क्योंकि फीडबैक वैसे ही रॉन्ग जाएंगे। समझ रहे बात को? तो उसके लिए क्या है बेसिकली, कि पहले पहले ब्लेमिंग्स होती थी, कि भाई डेवलपमेंट टीम बोलता था कि भाई मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी साइड से प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल टीम बोल रहा है डेवलपमेंट टीम को कि आपकी साइड प्रॉब्लम है, मेरे साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके कुछ दिन मतलब ये टाइम वेस्ट करते थे। तो वो टाइम को बचाने के लिए कि दोनों को भाई क्योंकि ऐसा क्यों होता था, पहले क्या होता कि मान लो कोई डेवलपमेंट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं होता था, ये आपस में सिंक होकर काम नहीं करते थे, सिंक्रोनाइज मोड पे काम नहीं करते थे। तो डेवलपर ने पहले एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया, डेवलपर रेडी कर दिया। अब रेडी करने के बाद ऐसा नहीं कि वही वो कंपनी आपको बैठा के रखेगी, आपको दूसरा प्रोजेक्ट क्या कर देगी, वो दूसरा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको दे देंगे। अब आपने उसको डेवलप करके दे दिया, बट उस समय जब आपने डेवलप करके दिया उस समय ऑपरेशनल टीम किसी दूसरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहा था। अब दोनों में हो गया गैप, जो उन्होंने डेवलप किया था उसको डिप्लॉय किया जा रहा है 2 महीने बाद, और उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, उन्होंने अपनी साइड से सारी कोशिश कर लिया बट वो डिप्लॉय हो ही नहीं रहा है। फिर उनको फाइनली पता चलता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, किसी कोड सिंटैक्स कोई एरर कोड, कोई ऐसा एरर प्रॉब्लम है। तो वो फिर बैक आता है। अब किसी पुराने प्रोजेक्ट में काम करना, एक माइंडसेट तो हमारा पूरा चेंज हो चुका है भाई, हम ढल चुके किसी नए प्रोजेक्ट पे। और वैसे भी कोई पुरानी बिल्डिंग चीज को ठीक करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि हमारा मन नहीं लगेगा उस प्रोजेक्ट में। नया प्रोजेक्ट होता है तो हमें पहले बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लास्ट तक हम एनर्जी चला जाता है। और मान लो उसमें गैप हो गया, और गैप होने के बाद उससे कोई बोले कि भाई आपके प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन में कुछ कोड एरर है, आप इसको फाइंड आउट कीजिए, तो मेरे लिए और हैक्टिक है। तो इससे क्या हुआ, टाइम लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के देखते हुए क्या है, डेवऑप्स है कि दोनों टीम ना सिंक होकर काम करेंगे, एक दूसरे को मॉनिटर करके काम करेंगे। यदि कुछ जो भी हो रहा है वो आप एक दूसरे को देखो, और प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। तो जब रिलीज कर देगा, रिलीज जो हम करते हैं मेनली जेनकिंस, देखो यहाँ पे अलग टूल्स हैं, जैसे कोड को मैनेज करने के लिए गिट, गिटलैब, बिटबकेट, ये सब यूज करोगे। आप बिल्ड करने के लिए ग्रैडल एंड मैवेन, ये सब क्या टूल होते हैं बिल्ड करने के लिए। आप यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो भी, मतलब मैं तो यहाँ पे उसी में कर लूंगा, ठीक है, जेंकिंस में करवा लूंगा। रिलीज करने के लिए जेंकिंस ही यूज करते हैं, तो ये जाके यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिप्लॉय करने का मतलब क्या है, एक चीज ये भी समझना, ओनली क्लाउड आ रहा है तो कहीं ना कहीं ओनली इंस्टेंस में आप डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ओनली एडब्ल्यूएस आपने सीख रखा है और एप्लीकेशन को आप इंस्टेंस में लॉन्च करो, तो कहीं ना कहीं बिल ज्यादा जनरेट होगा। समझा रहे बात को? हम क्या करें, क्योंकि हमें ना उस इंस्टेंस का फुल यूटिलाइजेशन करना है, एटलीस्ट 80% तक, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। तो 80% तक हमें उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है। बट हम मान लो कि कंटेनर को हमने लॉन्च, मतलब हमने वेबसाइट को होस्ट कर दिया, ऐप को होस्ट कर दिया, बट हम उसका 20% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद उसमें डॉकर करते हैं, और डॉकर से हम मल्टीपल कंटेनर्स बना लेते हैं। एक कंटेनर में आपका फ्रंट एंड चल रहा है, एक में बैक एंड, एक में डेटाबेस। एक ही इंस्टेंस में तीनों चीजें रन कर दी आप। या मतलब डॉकर का नॉलेज नहीं होता तो आप क्या करते, 3 इंस्टेंस लॉन्च करते, 3 इंस्टेंस का बिल आता। डॉक्टर सीखने से क्या हुआ कि आपने एक ही मशीन में 3 मशीन बना ली। भाई जैसे मान लो कि वीएम मेरे आपको, या तो आप क्या करते, मान लो आपको 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम करने हैं इंस्टॉल, तो आप वीएम मेरे का ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स करके आप कर लेते हो। मान लो कि या आप डुअल बूटिंग करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, बट वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो वैसे होता था, बोलते नहीं हमें अलग अलग के लिए अलग अलग लैपटॉप लेना पड़ेगा, लिनक्स का अलग लैपटॉप, विंडोज का लैपटॉप, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो आप एक ही लैपटॉप में आप सारी चीजें से, आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है, मैक इंस्टॉल करना है, या आपको विंडोज सर्वर, तो सब आप कर लेते हो एक ही लैपटॉप में। तो ये आप फोकस करना है यहाँ पे। डिप्लॉय का मतलब है कि आप उस एप्लीकेशन को होस्ट कहाँ करेंगे, एडब्ल्यूएस के इंस्टेंस में, या डॉकर पे, या एजोर में, ऐसे करके आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो मेनली ये आपको दिख रहा होगा, ये डॉकर का एक इमेज दिखा रहा है आपको, इसमें मल्टीपल हम कंटेनर्स रन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आएगा, ये तो चलो होगा डिप्लॉय, डिप्लॉय समझ में आ गया, मतलब उस एप्लीकेशन को सर्वर पे रन कर देना, और वर्चुअल सर्वर्स होंगे।
तो ये सेक्शन हो गया। फिर आता है ऑपरेट। ऑपरेट में बहुत सारे सेक्शन आते हैं। एंसिबल भी यहीं आएगा, कुबरनेटिस भी यहीं आएगा, और टेराफॉर्म भी यहीं इंक्लूड होगा इसी सेक्शन में। अब एंसिबल जो है वो सीएमटी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मुझे मान लो एक टाइम पे 3 या 4 5 सर्वर को सेम टाइम में कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं एंसिबल कंट्रोलर से कनेक्ट करके क्या करूंगा, सबको कॉन्फ़िगर कर दूंगा। एंसिबल से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हो, चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो। आपने जो सीखा वो लिनक्स का ही सीखा होगा। आपको तो अभी यही आइडिया होगा ना कि एंसिबल से सीख आप लिनक्स को ही कॉन्फ़िगर करते हो। मान लो कि मेरे पास 10 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 10 में मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है, तो आप कंट्रोलर से बैठ के 10 में आके कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे। बट आप विंडोज को भी कर सकते हो। तो जो ये एंसिबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। जो टेराफॉर्म है, ये क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। और नहीं नहीं, टेराफॉर्म का है इसलिए, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, कंटेनर को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। यदि मुझे किसी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए यूज करूंगा एंसिबल। मुझे किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म की इंफ्रा को ऑटोमेट करना है तो मैं टेराफॉर्म यूज करूंगा। मुझे कंटेनर्स को ऑटोमेट करना है तो क्या यूज करूंगा, कुबरनेटिस। तीनों ही ऑपरेट सेक्शन में आते हैं। इस साइकिल में किस में आएंगे, ऑपरेट में आएंगे। जैसे डॉकर है, डॉकर के अलावा टूल पता है आपको, डॉकर के अलावा कौन कौन से कंटेनर इंजन टूल हैं, रैकेट, क्रायो, ये सब इसके अल्टरनेटिव टूल्स हैं। बट क्या है कि इतना मार्केट में इतना पॉपुलर है डॉकर की बाकी लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई यूट्यूब का आपको कोई सब्सिट्यूट टूल पता है, सर आप नहीं बता पाओगे। व्हाट्सएप का पता है, व्हाट्सएप में हाँ पता होगा, व्हाट्सएप पे तो चलो टेलीग्राम है, या और भी आईएमओ आते थे पहले, आई का आता था। बट मेनली जानते किसको है लोग, व्हाट्सएप को ही जानते हैं। आए तो बहुत, पर जिसने पहले आके मार्केट ग्रैब कर लिया तो ग्रैब कर लिया, आप फिर उसके बाद चाहे 1000 फीचर लेके आओ तब भी वो चलने वाला नहीं है। तो टाइम भी बहुत मैटर करता है। टाइम मैटर करने से बिजनेस आपका पूरा लॉस हो सकता है, आपके टूल को कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो इसके बाद मॉनिटर सेक्शन में क्या आएगा, जो मॉनिटरिंग टूल्स है जैसे ग्रेलॉग है, ग्राफाना है, आपका नेजुस कहेंगे तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। आपका यदि आपको इनबिल्ट टूल यूज करना है, क्लाउड वॉच हो गया, या आपको, या आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं एजोर मॉनिटर, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम जो टूल पढ़ने वाले हैं कोड में, मैं आपको एक लिस्ट कर देता हूँ क्या क्या हम स्टडी करेंगे, किस वे में स्टडी करेंगे। तो ये डेवऑप्स का साइकिल था जिसमें प्लान, पहला प्लान होता है, सेकंड आपका कोड, तीसरा आपका बिल्ड, फिर टेस्ट एंड देन डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। अब हम जो टूल कवर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं जो स्क्रैच वाले डेवऑप्स में है। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आपका गिट, गिट लैब, ठीक है, बिट बकेट। पता है इसका ऑनर कौन है अभी आज की डेट में, ये क्लोज सोर्स है या ओपन सोर्स है, गिट आपका क्लोज सोर्स है या ओपन सोर्स है, इसको कौन, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या पेड है, ये पेड ही है भाई, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट की चीजें वो सब क्लोज ही हो जाता है। वो सब माइक्रोसॉफ्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो क्या, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसीलिए लोग आज की डेट में लोग प्रेफर कर रहे हैं गिट लैब। दोनों में कमांड सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिट बकेट में भी कमांड सिमिलर है। बट हम जो पढ़ेंगे गिट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद में आपको गिट लैब का पूरा आइडिया दे दूंगा बिट बकेट के बारे में। इनके सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट, और जिसको आप रेपो बोलते हो, क्या बोलते हो, गिट हब, ठीक है। तो वो आपका, जैसे रेपो में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे गिट हब में अपने कोड स्टोर करेंगे। ये तो टूल्स है, बाकी ये इसका रेपो है। ये हो गया एससीएफ में। और इसमें ये भी है कि आपका यदि एडब्ल्यूएस के साथ है तो एडब्ल्यूएस का कोड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एडब्ल्यूएस कोड ये रेपो करके आपका रहता है, और एजोर में हम यूज करेंगे एजोर रेपो, यदि आपने आपका मास्टर डेवऑप्स है तो। ये हम सारे टूल्स पढ़ेंगे, गिट, गिट लैब, बिट बकेट, एडब्ल्यूएस कोड रेपो, एजोर रेपो। मेनली हमारा जो पार्ट जाएगा वो इसी में जाएगा, गिट में ही। और फिर आपका आता है सीएमटी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इसमें हम स्टडी करेंगे, इससे बहुत पहले आपका सैप और पपेट भी यूज करते थे।
ये मैं पढ़ाता भी था पहले, बट मैं ये दोनों ही नहीं पढ़ाता, क्योंकि एजेंट के साथ वर्क करते हैं, स्लो वर्क करते हैं। अब जो यूज होता है वो क्या यूज होता है आपका, एंसिबल। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। किसी भी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से पहले क्या क्या वहां पे चाहिए वो आप कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन के कौन कौन से टूल है? आपका जो मोस्ट पॉपुलर वो कौन सा है? डॉकर। डॉकर हम करेंगे कुबरनेटिस में हम, क्योंकि आपको पता है डॉकर अब सपोर्ट नहीं करता आपका कुबरनेटिस में। सितंबर 2021 से कुबरनेटिस ने, जो गूगल का कुबरनेटिस टूल है, उसने डॉकर को डिप्रिसिएट कर दिया था। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते हैं, समझाया बात को? अभी कुबरनेटिस में डॉकर सपोर्ट नहीं करता, डॉकर हब करता है। पर डॉकर का ही एक अल्टरनेटिव टूल है जिसको बोलते हैं क्रायो, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। वो उसमें यूज करते हैं, वो इनबिल्ट कंटेनर इंजन टूल है कुबरनेटिस का। तो हम वैसे डॉकर भी पढ़ेंगे, बाद में हम क्रायो भी करेंगे। जब कुबरनेटिस में यूज करेंगे तो क्रायो यूज करेंगे, और डॉकर में जो करेंगे डॉकर ही रहेगा। तो डॉकर, क्रायो, और आपका एडब्ल्यूएस का है तो हम यहाँ पे करेंगे ईसीएस। आप एजोर का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर इंस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन, ये आपका क्या हो गया, कुबरनेटिस। और इसके साथ साथ यदि आपका एडब्ल्यूएस है तो आपका ईकेएस, आपका एजोर है तो फिर आपका ईकेएस। इसके बाद आपका जो आएगा ये हो गया इंफ्रा। आईएससी के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ टेराफॉर्म, ओनली टेराफॉर्म डिस्कस करूंगा। बाकी आपको क्लाउड फॉर्मेशन करा दिया गया होगा एडब्ल्यूएस में। यदि एजोर होगा तो एजोर में आपका एरर टेम्पलेट एजोर में कराया जाएगा, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट आते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोड वाला टूल हो गया। फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। इसकी बात करते हैं मॉनिटरिंग टूल के। तो आप जो सबसे पॉपुलर टूल है वो कौन सा है, ग्राफाना। इसके साथ साथ आपका इसी में प्रोमेथियस और लोकी इसी में यूज हो जाएगा। और फिर आपका जैसे आपको मन लगता है कि दूसरा टूल भी करने की रिक्वायरमेंट है, नया यूज भी करा दूंगा। इनबिल्ट टूल यूज करना है डब्ल्यूएस के तो क्लाउड वॉच और एजोर मॉनिटर। तो ये टूल्स लिख लेना कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है कि आपको ना कुछ वेब सर्वर चाहिए, जैसे कि आपका टॉमकैट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, अपाचे। और एनजिनिक्स, ये भी किसका है, ये भी अपाचे का ही है। ठीक है, ये दोनों टूल हम कवर करेंगे अलग से, कि टॉमकैट क्या है, टॉमकैट को कैसे इंस्टॉल करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, वो भी हम देखेंगे एनजिनिक्स के बारे में। फिर आपका आता है कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको पता है डेवऑप्स को सीखने के लिए क्या क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। इसमें से जो एक पार्ट है आपका वो है जो सेल स्क्रिप्टिंग, वो मैं नहीं कराऊंगा। यदि आप लोगों ने नहीं किया तो आप नकुल सर को बोल दो, वो करा दें। बाकी के जो पार्ट है, जैसे कि मान लो कि YML है, ठीक है, या आपका ग्रूवी है, या आपका जेसॉन है, ठीक है, या आपका मान लेते हैं कि SCL है, ASICOP, ठीक है, गो लैंग्वेज, या आप इसको ब्रैकेट में गो करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और पाइथन, पाइथन भी मैं नहीं सिखाऊंगा, पाइथन का यूज मैं बता दूंगा कैसे करना है। पाइथन स्क्रिप्टिंग मैं मतलब देखते हैं क्या होता है, पाइथन में अभी डाउट है मुझे कि मैं कराऊंगा कोई और कराएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो ये बहुत इजी हैं, और आज की डेट में AI टूल्स में तो बहुत इजी है। और सबके एक्चुअली ये टूल्स, ये आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ना है, SCL को छोड़ के बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। सबके टेम्पलेट्स पहले से डिसाइडेड है, इनके टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ एडिट कर सकते हो। आप टेम्पलेट बना नहीं सकते हो, आप तब बना सकते हो जब गूगल पे काम करोगे या माइक्रोसॉफ्ट पे काम करोगे, जब आपका पैकेज 3 करोड़ का हो मिनिमम, या 2 करोड़ का हो। समझे बात को? मतलब कि टेम्पलेट कौन बनाते हैं भाई, इन्वेंशन कौन करते हैं भाई, गूगल वाले बैठ के उनके इंजीनियर करते हैं। हम इन्वेंट थोड़ा कर रहे हैं, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। जो जो उन्होंने बना दिया उसी में खेल रहे हैं। हम कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर रहे, हम साइंटिस्ट नहीं है। हम लोग वैसे देखें तो इंजीनियर नहीं है, ठीक है।
तो आपको क्या है कि पहले से बनाए बनाए स्क्रिप्ट्स है, हाँ उनको स्क्रिप्ट को समझना आना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है क्या होगा, और हमें किन वैल्यू को चेंजेस करना अपने अकॉर्डिंग, कि हम भाई पाइथन डिप्लॉय कर रहे हैं, पाइथन का एप्लीकेशन, तो पाइथन में क्या चाहिए, हम जावा कर रहे हैं तो उसी स्क्रिप्ट में हम जावा में क्या चेंजेस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया बात को? भाई इतना करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ये बहुत इजी है, और आज की डेट में आपको ना यहाँ पे एआई टूल्स का यूज करना है। आप चाहे आप को पायलट यूज कीजिए, चैट जीपीटी यूज कीजिए, डीपसीक यूज कीजिए, बार्ड यूज कीजिए। अब आपको ऐसा लगता हो कि ये तो बहुत इजी टास्क है, आपको मौका दूंगा मैं, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं चैट जीपीटी से सर हम आंसर निकाल लेंगे, इट्स नॉट इजी। मतलब वो क्वेरी करना भी एक बहुत बड़ा वो भी एक स्किल है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस बात को मैं आपको आपको मौका भी दूंगा, तो बोलूंगा कि ये एरर आ रहा है, मुझे ना चैट जीपीटी से रिजॉल्व करके दिखाओ, या मुझे डीप सीक से या आप बार्ड से गो पायलट से, क्योंकि कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए देखो। मैं बताता हूँ सभी का ना अपना अपना एक वो है, एक ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सबके, कि कुछ कंटेंट जो सबसे बेटर, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो बेटर कंटेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, को पायलट में। समझा नहीं रही बात को? गूगल है तो गूगल को उसमें मिलेगा ना, जो गूगल एआई टूल होगा उनका तो पूरा ही वो सिंक होगा उसके साथ डेटा जो भी होगा। तो वो चीज भी हम यहाँ पे सीखे, कुछ एआई टूल्स को इंक्लूड करेंगे। तो सेल स्क्रिप्टिंग, हाँ सेल स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए अच्छे से, आपको फंक्शन इफ एल एल्स ये सब आपको पहले से आना चाहिए, या उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सब आपको पहले से करो, ये वो मैं नहीं करूँगा। आपको मैं बता एक मैं हिंट दे देता हूँ, तो आपको स्क्रिप्टिंग में जो सबसे टफ स्क्रिप्टिंग जो आपको पड़ेगी वो आपका कौन सा रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल स्क्रिप्टिंग में क्या क्या नीड हो सकते हैं। आपको ये समझ, आप लोगों ने कितने लोगों ने सेल स्क्रिप्टिंग कर लिया है? अरे हाल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। उसका अल्टरनेट सेल्स सिर्फ एक ही लोग ने कर रखा है। हुआ ही अभी हुआ नहीं सर। तो कोई भी क्लास देख लो जिसमें वो सेल स्क्रिप्ट करा रहे हो, वो तो करना पड़ेगा ना। यदि इसमें मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है कराने के लिए भाई, मेरे साथ पॉसिबिलिटी नहीं, ये आपको स्क्रिप्ट समझ में आ रही है? ये बना लोगे आप, जो लिखना होगा आपको खुद। इसमें क्या है, सिर्फ कमांड ही तो लिखी है सीक्वेंस में। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, मतलब कि सेट यू एक्सओ कब यूज करते हैं। अल्टरनेट जॉब नहीं है, पाइथन से भी हो सकता है कुछ और नहीं चीज़। नहीं, जो सेल स्क्रिप्ट होता है वो पाइथन से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो सेल स्क्रिप्ट है ये लिनक्स में का, ये लिनक्स की जो है ना उसकी कंफ्यूजन के लिए, जो पैथर्न है वो अलग है। जैसे मान लो कि मुझे इंस्टेंस में कुछ ऑटोमेशन करना है तो वो मैं पैथर्न से कर सकता हूँ, हर चीज काम पैथर्न से नहीं हो सकता है। जो इसलिए तो बता रहा हूँ कि जैसे जो जैसे एससीएल है, मतलब ठीक है हासीकॉप लैंग्वेज है टेराफॉर्म में, वो बाकी किसी से नहीं हो सकता। समझे बात को? वो उसी लैंग्वेज से ही होगा। मुझे मान लो पाइपलाइन लिखना है तो भाई या तो वाईमेल यूज करो, या ग्रूवी सिंटेक्स सबसे बेस्ट है ग्रूवी। जेंकिंस में जो पाइपलाइन करते हो ग्रूवी से, या डिक्लेरेटिव या आपका स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। तो ये आप एक बार देख लो कि आपको ये स्क्रिप्ट समझ में आ रही नहीं आ रही है, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पे स्टडी कर लो। वैसे कमांड्स तो किए होंगे ना आपका, सेट कमांड, crontab कमांड, ठीक है, कर्ल कमांड या नेट कमांड, ये जो ये फायरवॉल की कमांड्स हैं, या जीपीजी टी लोकल, ये कैसे करते हैं ये सब चीजें, ये आपको ना पहले ही कर लेना है, मतलब बाद में मुझे बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरे एंड से वो मैं कराऊंगा भाई, डॉकर फाइल कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। एक दो घंटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वैसे मुझे टफ नहीं आपको लग रहा है देखने में भी, आप करोगे तो मे बी से वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मे बी आपको ये भी पता चल गया कि मैंने अभी डेवॉप्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन कोई खत्म नहीं किया। हाँ मैंने ये बता दिया कि डेवॉप्स क्या होता है, दो कंपनियों का एक सिंक्रोनाइजेशन है, मिलके काम करेंगे। कौन कौन से टूल कवर करेंगे मैं आपको मैंने बताया, ठीक है, कि सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए गिट, गिटलैब, बिटबकेट, सीएमटी में आपका एंसिबल, कंटेनर में डॉकर, क्रायो, कंटेनर डी नहीं ईसीएस, और कंटेनर इंस्टेंस, कुबरनेटिस में केटीएस, ईकेएस, एकेएस, टेराफॉर्म, ग्राफेना और टॉमकैट, एनजिनिक्स, ये सारे टूल्स कवर करेंगे। समझ आ गया बात को?
तो अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा और हम एक्चुअली हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे, तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि जब डेवऑप्स मार्केट में नहीं था 2014 से पहले, तो कंपनियां कैसे वो कर रही थी। ऐसा नहीं, कंपनियां आज भी बहुत सारे वाटरफॉल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और मोस्टली इंडियन कंपनी है बहुत। मतलब अभी मोस्टली इंडियन, बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज अभी जब स्विच कर रही है डेवऑप्स की तरफ। वाटरफॉल बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना है, ठीक है ना। अभी वाटरफॉल के बाद एजाइल है, एजाइल के बाद आपका डेवऑप्स है, तो उसमें ये करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि वाटरफॉल और, या मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, यहाँ पे कहीं दे रखा होगा, द टर्म वाटरफॉल, एजाइल एंड डेवऑप्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये नीचे एक पूरा मतलब मैं क्या होगा टेबल ले लूंगा, बाकी मैं इसे आपको बोर नहीं करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसी टेबल से बता दूंगा कि क्या भाई वाटरफॉल का क्या अप्रोच है, एजाइल किस अप्रोच से वर्क करता है, डेवऑप्स का क्या है, उस पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ डिलीवरी कैसे होती है, फीडबैक क्या है, टीम स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे ऑटोमेशन कैसा होता है। जैसे कि वाटरफॉल में कोई ऑटोमेशन है, मिनिमल ऑटोमेशन है, और एजाइल में क्या है कि सम स्टेजेस में ऑटोमेशन है, बट आपका डेवऑप्स में क्या है, हैवी ऑटोमेशन। यहाँ दिख रहा होगा ना ये आपका, ये मिनिमल ऑटोमेशन, इसमें आपका सम पाइपलाइंस में ही ऑटोमेशन है, बाकी यहाँ पे क्या है, सब ऑटोमेशन है, सीडी में भी है। आप इंफ्रा को भी टोटल ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये किन कंपनी के लिए, मतलब ये किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है, ये किस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। जैसे मान लो स्टेबल स्टैटिक प्रोजेक्ट है तो कहने की आपका वाटरफॉल ठीक है, बट आपको मान लो डायनामिक है, थोड़ा चेंजेस करना है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए डायनामिक के लिए बेटर नहीं हो। और उसमें भी मतलब मेनली हाई स्पीड आपको डायनामिक या स्केलेबल मोड चाहिए, तो फिर आपको डेवऑप्स ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब आधे घंटे क्लास में हमें पूरा डिस्कस करके हम स्टार्ट कर देंगे गिट, ठीक है। तो आज वैसे ये जो क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका, ये 1.5 आवर तो चलना ही चलना है, उसके पहले चू चा कुछ करना नहीं है। समझ आया बात को, कि गर्मी लग रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, आप जो भी है पहले रेडियो के बैठो। वो 2 घंटे भी चल सकती है, मतलब आपको बोला गया है कि वीकेंड में 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे क्लास होगी, तो आपको अपना माइंडसेट बना के आना है कि 1.5 घंटे मिनिमम। फिर लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा हो रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, आजकल कभी कभी हो जाता है कि ये टॉपिक्स ना बहुत पढ़ रहे हैं, एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो फिर हम लगता है कि नहीं आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना ही कवर कर पाएंगे। दूसरा ये भी बता रहा हूँ कि यदि आपको बेस्ट करना है तो आप मेरे साथ साथ करो। साथ साथ करने का मतलब ये है कि मैं आपको मौका दूंगा, मेरे साथ आप लैपटॉप ऑन करके बैठो, कभी आईटी की क्लास में बैठो, कभी आईटी गए हो कभी। मुझे एक बार मौका मिला था, वर्कशॉप में जाते हैं। हाँ वर्कशॉप मैं देने गया था। तो मैं बता रहा हूँ वहां पे होता क्या है, वहां यदि यदि वहां पे जब क्लासेस होती ना, तो वहां क्लासेस में वो लैपटॉप लेके बैठते, वो कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं, वो कॉपी भी रखते हैं, ऐसा नहीं कॉपी नहीं रखते, वो कॉपी टैबलेट और लैपटॉप लेके साथ में बैठते हैं, और साथ साथ वो परफॉर्म करके भी देखते हैं, या उसी के बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च करते हैं साथ साथ में, और इंस्टेंट क्वेरी करते हैं। बस इतना ही अंतर है, सिलेबस वही होता है, पढ़ने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं। और यही तरीके से ही आप एज ए डेवऑप्स फ्रेशर लग सकते हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ आपको परफॉर्म करना है। आपके मोस्टली सबके पास विंडोज ही लैपटॉप होंगे, इसी और मैक ओएस तो नहीं होगा। हाँ मैक ओएस मतलब ना कोई भी यूज का नहीं है, ठीक है। ये तो आप जानना भाई, मुझे चलाना नहीं आता, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें नहीं हो रहा, मतलब 99% लोग के पास क्या है, विंडोज है, एक बंदा बैठा है भाई, उसकी वजह से हम स्टक बैठे हैं कि उसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बोला इसमें पेड है। नहीं हो, ये प्रॉब्लम कई बार हुआ है मेरे साथ, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम, ऐसा नहीं वो बेस्ट लैपटॉप है कहीं ना कहीं, अच्छा उसका प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, बट ठीक है वो अपना घर पे ट्राई करो आप। तो करना क्या है कि आप सब लोग अपने लैपटॉप लेके बैठो, और मेरे साथ ही वाईफाई कनेक्ट करो, और साथ साथ परफॉर्म करो। इस बार हम चाहते हैं ना थोड़ा सा, मतलब ये पहला बैच है, हम दूसरे मोड से पढ़ाना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा जो स्टडी का जो मोड है वो चेंज करना चाहते हैं। क्या होता है कि ना मैं किसी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाता, और आप लोग क्या होता है कि मैं पहले पढ़ाया, फिर आप वीडियो से जाके घर में जाके पढ़ते हो, बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो मतलब 1 घंटे वीडियो तो आपको 3 घंटे लगते होंगे कवर करने में, मुझे पता है। तो आपको वो नहीं करना,
आपको वीडियो सिर्फ इसलिए कि किसी पॉइंट में फंस गए तो वही पॉइंट में जाके रिकॉल कर लो, इसके लिए होना चाहिए। एक्चुअली आज देखो ना कि वीडियो से ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। वीडियो इसलिए वो एक हेल्पिंग था, कहीं फंस रहे हो तो करो। बट अभी क्या हो रहा है कि आप लोग क्या करते हो कि वीडियो दे दो सर, हम पढ़ लेंगे बाद में। हम वीडियो से वीडियो के बाद एक ऑप्शन ये भी होता है कि भाई यार हम क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं भी देंगे ना, या आज नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे, वीडियो तो आ ही जाएगा। और फिर उसके बाद वो इस एक पॉइंट में जहां उसका हो गया, उसका माइंडसेट ना वो डाउन चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो अपनी गलतियों को मेरे पे डालेगा। ये कंफर्म है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कल मान लो कल को मैं नहीं, मतलब उसमें चलो आप लोग क्वेश्चन करोगे नहीं भाई, आप लोग मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ क्वेरी आ रहा है तो आपको करना चाहिए ना, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं मुझे क्या इंटरेस्ट भाई कि मैं आप पे जाके आपकी मन पढ़ूं, आपका फेस रीड करूँ कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कि फेस से, है ना। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या है इस बार क्या करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे साथ साथ परफॉर्म करेंगे। और हम इस बैच में देख लेंगे जो सबसे वीक स्टूडेंट होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं तो मैं बात को कुछ होते हैं स्ट्रांग होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम देखेंगे कि कौन सा मुझे लगेगा, ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लेंगे ये सबसे स्लो चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को चलाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो बहुत वीक है ना वो इधर किनारे बैठे हैं, कि मुझे वहां में अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, या इधर बैठे या पीछे बैठे सबसे। अब कैसे पता कैसे चलेगा, तो वो भी धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा वीक कोई भी नहीं होता। ठीक है, सबका माइंड मोस्टली तो सब, यदि अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो बीसीए और बीटेक करके बैठे हैं। हाँ चल भी है तो ही बता रहा हूँ थोड़ा, कितने बीटेक वाले हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बीटेक वाले और बीसी वाले एमसी वाले कौन है, और नॉन टेक्निकल कौन है। आप कोई भी नहीं हो बीच में, नहीं लड़की से पूछ रहा हूँ। अच्छा बीटेक में आपने हैंड रेज नहीं किया था। अच्छा पीछे वाले दो बीटेक, ये भी बीटेक, आप बीटेक, आप भी बीटेक हो। आप आप एमसी, आपका आपका बीसीए। हाँ तो मोस्टली सब तो टेक्निकल हो। बीटेक में तो ब्रांच है कोई सीधे से नहीं उससे मतलब नहीं है, बस यार बीटेक तुमने कौन सा बीटेक बहुत कुछ उखाड़ा होगा। एक रात पहले ही लाते थे वो। यदि तुम Pressure. खुदा ना खास्ता मान लो तुम 2018 से लेके 22-23 के हो गए तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। हाँ, तब तो बीटेक में सिर्फ इतना ही होता है प्रेशर हैंडलिंग, कि एक रात में एग्जाम कैसे पास करते हैं, इससे पता चलता है कि बंदा प्रेशर हैंडल कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब कहने मतलब कि पर्सनैलिटी थोड़ा डेवलप हो जाती है, ये हो जाता है। ठीक है, पापा से पैसे मांगा मांग के पूरा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा खुरा पाप में दिमाग लग जाता है, वो यही यही चाहिए मुझे बस, और बाकी स्किल नहीं चाहिए मुझे, बाकी मैं करवा लूंगा। ये है तो बंदा होशियार है। ठीक है ना, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जो सेफ मोड में खेलता है, जो रिस्क में खेलता है वो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है ना, मतलब मुझे बंदे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी 5-5 बैक हो, नेक्स्ट टाइम में उसको 6 वो और 5 और। ठीक है 11, वो बंदे मुझे अच्छे नहीं लगते जो सेफ मोड, पहले से भाई 80% हम लेके ही चलेंगे हमारा, उसके कह रहा कई बैक आ ही ना हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप गूगल में बैठे हैं आपको, हम मानते हैं गूगल या टीसीएस कुछ कंपनी जो पहले बोल देती है कि हम बैक वालों को नहीं लेंगे। कुछ कंपनियां हैं जो बोलती है बैक, वो ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं है, क्योंकि 4 साल में किसी की शादी भी हो सकती है। फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है भाई, शादी में जाए एग्जाम में क्या, तो उसकी वजह से फेल हो सकते हो। ठीक है, यह हो सकता है कि आपका मे बी, ये भी हो सकता है कि आप बीमार पड़ सकते हो एग्जाम में, वो कभी भी ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ भी हो सकता है मैंने, या एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए आपको। तो ये सब सिनेरियो आते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि आप बहुत कंसिस्टेंट हो, हर चीज को देख के चलते हो, तो वो सेफ मोड में करते हैं। रिस्क उसको बोलते हैं जो चलो देख लिया जाएगा जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं सैटरडे, टाइम वही रहेगा 11।